कहानी की शुरुआत कोलंबिया के एक खूंखार कार्टेल लीडर की एंट्री से होती है। जैसे ही वह अपने प्राइवेट जेट से बाहर निकलता है, उसके चारों ओर भारी सुरक्षा घेरा बना दिया जाता है। दरअसल उसे पहले ही धमकी मिल चुकी होती है कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन अपने सिक्योरिटी सिस्टम पर पूरा भरोसा होने की वजह से वह इस चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है। इसके बाद वह अपने काफिले के साथ अपने आलीशान बंगले की ओर रवाना हो जाता है। आगे पीछे कई गाड़ियां उसकी सुरक्षा में चल रही होती हैं और कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद वह कपड़े बदलता है और घर के अंदर बने शानदार स्विमिंग पूल में नहाने चला जाता है। पूल के बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड लगातार उस पर नजर रख रहे होते हैं। बॉस मजे से पानी में नहा रहा होता है। तभी अचानक एक रहस्यमयी शख्स उसे पीछे से पकड़कर पानी में खींच लेता है। बॉस पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी उसे मजबूती से दबोचे रखता है। आखिरकार दम घुटने से बॉस की वहीं मौत हो जाती है। ऊपर खड़े गार्ड्स को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उनका बॉस मर चुका है। कातिल बड़ी चालाकी से लाश को पानी में इस तरह हिलाता डुलाता रहता है कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे बॉस आराम से तैर रहा हो। गार्ड्स के वहां से हटते ही वह किलर पानी से बाहर निकलता है, कपड़े बदलता है और वहां से निकलने की तैयारी करता है। तभी पता चलता है कि उसका नाम आर्थर है। आर्थर दुनिया की नजरों में एक साधारण कार मैकेनिक है, लेकिन असलियत में वह एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो पैसों के बदले किसी की भी जान ले सकता है। मिशन पूरा करने के बाद आर्थर चुपचाप वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद घर की एक नौकरानी स्विमिंग पूल के पास पहुंचती है और उसे पता चलता है कि बॉस मारा जा चुका है। सभी गार्ड्स तुरंत सतर्क हो जाते हैं और घर के हर दरवाजे को बंद करने का ऑर्डर दे देते हैं। कुछ गार्ड्स पानी से बॉस की लाश बाहर निकालते हैं और जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि बॉस अब मर चुका है। इसके बाद सभी गार्ड्स हत्यारे की तलाश में चारों तरफ फैल जाते हैं, लेकिन तब तक आर्थर वहां से काफी दूर निकल चुका होता है। वह एक पुल से नदी में छलांग लगा देता है और पहले से गुजर रही एक नाव पर सवार होकर बिना कोई सुराग छोड़े आराम से वहां से फरार हो जाता है। घर पहुंचने के बाद आर्थर अपने कमरे में बने एक सीक्रेट कंपार्टमेंट को खोलता है, जहां दीवारों पर लगी तस्वीरों और नोट्स को देखकर पता चलता है कि वह कोई साधारण कॉन्ट्रैक्ट किलर नहीं है। आर्थर किसी भी टारगेट को खत्म करने से पहले वो उस आदमी पर काफी ज्यादा रिसर्च करता है। आर्थर जिस भी इंसान को मारता है उसकी मौत कभी मर्डर नहीं लगती। सब कुछ ऐसे प्लान करता है कि हर मौत सिर्फ एक हादसा दिखाई दे। मिशन पूरा करने के बाद आर्थर उस आदमी से मिलने जाता है जिसने उसे यह कॉन्ट्रैक्ट दिया था। दोनों एक कैफे में मिलते हैं, जहां हम देखते हैं कि जिसने आर्थर को यह कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो एक अपाहिज है जिसका नाम हेनरी है। हेनरी कई सालों से आर्थर का साथी और उसका गुरु है। उसी ने आर्थर को कॉन्ट्रैक्ट किलर बनने की हर चाल सिखाई है, जिसकी वजह से आज वह अपने काम में माहिर है। दोनों कुछ देर बात करते हैं, फिर हेनरी उसे उसके काम के पैसे दे देता है और आर्थर वहां से निकल जाता है। कुछ समय बाद आर्थर को एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, लेकिन जब वो अपने लैपटॉप में उस आदमी की फोटो देखता है तो आर्थर परेशान हो जाता है, क्योंकि जिस शख्स को उसे मारना है वह उसका गुरु हेनरी होता है। तब उसे पता चलता है कि हेनरी ने अपने ही संगठन से गद्दारी की है और एक मिशन के दौरान अपने 5 साथियों को मरवा दिया है। आर्थर को इन बातों पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वह अपनी कंपनी के लीडर डीन को कॉल करता है, जिसने हेनरी को मारने का ऑर्डर दिया था। दोनों मिलने का फैसला करते हैं। अगले दिन आर्थर तय जगह पर पहुंचता है, जहां डीन उसे बताता है कि जो खबर तुमने सुनी है वो बिल्कुल सच है। हेनरी ने साउथ अफ्रीका में अपने ही संगठन के 5 लोगों को मरवा दिया, लेकिन आर्थर यकीन नहीं करता। तब डीन कहता है कि उस मिशन के बारे में सिर्फ उसे और हेनरी पता था, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि हेनरी ने हमें धोखा दिया है और हेनरी के इसी धोखे की वजह से हमारे 5 साथी मारे गए। इसलिए उसे सिर्फ मौत की सजा मिलनी चाहिए। अगर उसे नहीं रोका गया तो वह हम दोनों को भी मरवा सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हेनरी को मार दो, क्योंकि तुम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सबसे परफेक्ट किलर हो। जिसके बाद आर्थर हेनरी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है। रात होते ही आर्थर हेनरी को कॉल करके चेतावनी देता है कि डीन के लोग तुम्हें मारने आ रहे हैं। यह सुनकर हेनरी घबरा जाता है। आर्थर उसे शांत रहने के लिए कहता है और सलाह देता है कि तुम मेन गेट की बजाय पीछे वाले रास्ते से बाहर निकलो। हेनरी उसकी बात मान लेता है और अपने ऑफिस से बाहर निकलने लगता है। फिर आर्थर कॉल पर ही उसे रास्ता बताता है और सबसे पहले पूरे फ्लोर की बिजली बंद करवाता है, जिससे वहां के सभी सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाते हैं। इसके बाद वह सिक्योरिटी अलार्म भी बंद करवा देता है ताकि हेनरी बिना किसी परेशानी के बाहर निकल सके। हेनरी सर्विस रूट से धीरे धीरे बेसमेंट तक पहुंचता है। बेसमेंट में पहुंचते ही हेनरी की मुलाकात आर्थर से होती है। उसे देखकर हेनरी समझ जाता है कि आर्थर ने चालाकी से उसे जाल में फंसाया है। हेनरी कहता है कि उसने उसकी सिक्योरिटी को भी चकमा दे दिया, इसलिए किसी को नहीं पता कि वह कहाँ है। फिर वह पूछता है कि क्या उसकी मौत को भी एक्सीडेंट की तरह दिखाया जाएगा। आर्थर हाँ कहता है और बताता है कि वह दुनिया को यही दिखाएगा कि कोई चोर कार चुराने आया था, लेकिन तुमने उसे कार चुराने नहीं दी, जिस वजह से उस चोर ने तुम्हें मार दिया। ये सुनकर हेनरी अपनी गन निकालकर सीधे आर्थर को दे देता है और गन लेने के बाद आर्थर हेनरी से पूछता है कि तुम्हारे पास गन होते भी तुमने मुझे नहीं मारा, जिस पर हेनरी कहता है कि तुम्हें मारकर कोई
कोई फायदा नहीं, क्योंकि जिस आदमी ने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है वह तुम्हारे मरने के बाद मेरे पीछे और आदमी भेजेगा, इसलिए किसी और के हाथों मरने से अच्छा है मैं तुम्हारे हाथ से मरूं। जिसके बाद आर्थर गन से हेनरी को शूट करके मार देता है। अगले दिन हेनरी के अंतिम संस्कार में उसका बेटा स्टीव अपने पिता की मौत से पूरी तरह टूट चुका होता है। वहीं आर्थर भी हेनरी की कब्र पर आता है, क्योंकि वो भी हेनरी की मौत से काफी दुखी होता है। स्टीव और आर्थर पहले से एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि हेनरी आर्थर का गुरु था और उसने उसे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की ट्रेनिंग दी थी। इसके बाद जब आर्थर अपनी गाड़ी में बैठकर वापस जा रहा होता है, तब स्टीव आर्थर से कहता है कि क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हो, जिस पर आर्थर उसे घर तक ड्रॉप करने के लिए मान जाता है और फिर स्टीव आर्थर की गाड़ी में आकर बैठ जाता है। रास्ते में स्टीव अपने पिता की मौत से बेहद दुखी दिखाई देता है और जब आर्थर स्टीव के घर के अंदर आता है तो वहाँ टेबल पर रखी कई सारी गन्स देखकर पूछता है कि इन बंदूकों का तुम क्या करोगे, जिस पर स्टीव एक बंदूक उठाकर कहता है कि इस बंदूक से मैं अपने पिता की मौत का बदला लूंगा। आर्थर स्टीव से पूछता है कि तुम कातिल को कैसे ढूंढोगे, तो स्टीव गुस्से में कहता है कि वह इस शहर के हर चोर को मार देगा और जब तक असली हत्यारा नहीं मिल जाता तब तक चैन से नहीं बैठेगा। ये सुनकर आर्थर भी परेशान हो जाता है, क्योंकि असल में उसके पिता का कातिल वही होता है, लेकिन यह सच स्टीव नहीं जानता। अब आर्थर के जाने से पहले स्टीव उससे कहता है कि वह कातिल कितना बेरहम इंसान है, जिसने एक अपाहिज आदमी को मार दिया, और यह सब सुनने के बाद आर्थर चुपचाप वहां से निकल जाता है। वहीं पिता की मौत के बाद स्टीव की मानसिक हालत बिगड़ने लगती है। वो गुस्से में घर की दीवारों पर गोलियां चलाने लगता है और बहुत ज्यादा शराब पीने लगता है। अब रात होने पर वह अपनी कार में बैठकर किसी चोर का इंतजार करता है, ताकि कोई चोर आए और वह उसे मारकर अपना गुस्सा निकाल सके। और तभी उसके पास एक चोर आता है जो उसे लूटने की कोशिश करता है, लेकिन स्टीव चालाकी से उसकी बंदूक छीनकर उसे बुरी तरह पीट देता है। और जैसे ही वह उसे गोली मारने वाला होता है, तभी आर्थर वहां पहुंचकर उसे रोक लेता है और समझाता है कि यह उसके पिता का कातिल नहीं है, तुम बेकार में इसकी जान ले रहे हो। वह स्टीव को वहां से चले जाने की सलाह देता है, क्योंकि अगर यहाँ पुलिस आ गई तो तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। जिसके बाद स्टीव वहां से चला जाता है। अगले दिन स्टीव आर्थर के पास आता है और उससे माफी मांगता है। साथ ही वह आर्थर से कहता है, मैं तुम्हारी तरह एक कॉन्ट्रैक्ट किलर बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सिखाओ जैसे मेरे पिता ने तुम्हें सिखाया था। उन्होंने हमेशा तुम्हें अपने बेटे जैसा माना और तुम्हें वह सब सिखाया जो मुझे सिखाना चाहिए था। इसीलिए आज तुम अपने काम में जितने भी माहिर हो, उसमें मेरे पिता का सबसे बड़ा हाथ है। इसलिए अब तुम्हारी बारी है कि तुम मुझे वही सब सिखाओ जो उन्होंने तुम्हें सिखाया था, क्योंकि तुम पर मेरे पिता का एहसान है। लेकिन स्टीव की बातें सुनकर आर्थर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है, लेकिन पूरी रात वही बातें उसके दिमाग में घूमती रहती हैं। आखिरकार अगले दिन वह स्टीव को फोन करके कहता है कि अगर वह सच में सीखना चाहता है तो सुबह 7 बजे उससे मिले। अगली सुबह स्टीव आर्थर से मिलता है और आर्थर उसे एक पालतू जानवर की दुकान पर ले जाता है और उसके लिए एक छोटा सा पप्पी खरीदता है। फिर वह कहता है कि आज से उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। रोज सुबह इस पप्पी को लेकर सामने वाले कैफे में जाना, ब्लैक कॉफी ऑर्डर करना और खिड़की के पास वाली सीट पर बैठना। जब स्टीव इसकी वजह पूछता है तो आर्थर उससे कहता है कि अगर तुम्हें मेरी तरह एक परफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट किलर बनना है तो तुम सवाल मत करो, बस मैं जो कहता हूँ वो करो। स्टीव रोज सुबह आर्थर के बताए अनुसार अपने पप्पी के साथ कैफे जाता, ब्लैक कॉफी पीता और खिड़की के पास बैठता है। दूसरी ओर आर्थर उसे गन चलाने और निशाना लगाने की ट्रेनिंग भी देता है। कुछ ही दिनों में स्टीव एक बेहतरीन शूटर बन जाता है। अब यहाँ आर्थर स्टीव से कहता है कि हमारा काम बहुत खतरनाक है और इस काम में पकड़े जाने का बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है, इसलिए हमें खुद को इस तरह तैयार करना होगा कि किसी की हत्या के बाद सब कुछ एक हादसा लगे, ताकि पुलिस को हमारे खिलाफ कोई सबूत न मिले। अगले दिन आर्थर के पास किसी को मारने का एक नया कॉन्ट्रैक्ट आता है और इस बार वह स्टीव को भी अपने साथ ले जाता है, ताकि वह देख सके कि बिना कोई सबूत छोड़े किसी को कैसे मारा जाता है। दोनों उस आदमी के घर पहुंचते हैं। आर्थर पहले उससे आराम से बातें करता है और उसे बिल्कुल भी शक नहीं होने देता कि यह दोनों उसे मारने के लिए आए हैं। दरअसल यह आदमी एक स्मगलर होता है जिसने अपने टीम वालों के साथ गद्दारी की है और अब जैसे ही आर्थर को मौका मिलता है तो आर्थर उस आदमी के गले में बेल्ट डालकर उसे मार देता है। इसके बाद वह पूरी घटना को आत्महत्या जैसा दिखा देता है ताकि किसी को उन पर शक न हो। यह सब स्टीव पहली बार अपनी आंखों से देख रहा होता है। आर्थर की परफेक्ट किलिंग देखकर स्टीव उससे बहुत प्रभावित हो जाता है और उसके जैसा बनने का सपना देखने लगता है। जिसके बाद आर्थर उसे अपने घर ले जाता है, जहां स्टीव एक म्यूजिक सिस्टम देखकर उसे चलाने की कोशिश करता है, लेकिन आर्थर तुरंत उसे रोक देता है और कहता है कि इस म्यूजिक को कभी मत चलाना, क्योंकि यह उसकी सबसे पसंदीदा चीज है और उसे कोई छू नहीं सकता। अब यहाँ आर्थर स्टीव को उसके पहले मिशन की फोटो देते हुए कहता है कि यह तुम्हारा पहला शिकार है जिसे तुम्हें मारना है।
तस्वीर देखते ही स्टीव हैरान रह जाता है, क्योंकि वह तस्वीर उसी शख्स की होती है जिससे वह पिछले कई दिनों से कैफे में मिल रहा था। तब आर्थर बताता है कि यह सब उसकी पहले से बनाई हुई योजना थी। वह चाहता था कि स्टीव पहले उस आदमी का भरोसा जीते। आर्थर ये भी बताता है कि वह शख्स एक खतरनाक माफिया डॉन है और इस आदमी की दो कमजोरियां हैं, एक छोटा पप्पी और दूसरा तुम जैसे नौजवान लड़के। दरअसल ये आदमी गे होता है जो लड़कियों के बजाय लड़कों को पसंद करता है, और उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर आर्थर ने स्टीव को इस आदमी के पास भेजा और फिर उस माफिया डॉन ने खुद ही एक खूबसूरत लड़के को देखते हुए उसके साथ दोस्ती कर ली। अब यहाँ आर्थर स्टीव को उस आदमी को मारने का पूरा प्लान समझाता है। वह कहता है कि पहले उस आदमी का भरोसा जीतकर उसे एक क्लब में ले जाना और फिर उसे खूब शराब पिलानी है। जैसे ही वह पूरी तरह नशे में हो जाए, उसके ड्रिंक में जहरीली दवा मिला देनी है, जिससे कुछ ही मिनटों के अंदर उसकी मौत हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुमने उसे मारा है, और लोगों को लगेगा कि उसकी मौत शराब पीने से हुई है। साथ ही आर्थर सख्त चेतावनी देता है कि उससे कभी भिड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि वह बेहद ताकतवर है। स्टीव उसकी बात मानकर माफिया डॉन के पास जाता है और प्लान के मुताबिक आगे बढ़ने लगता है। अब यह दोनों शराब पीने के बाद वो माफिया डॉन और शराब लाने के लिए जाता है। इस दौरान स्टीव के पास उस माफिया डॉन के शराब के ग्लास में जहर मिलाने का सही मौका था, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। उसके दिमाग में आर्थर की परफेक्ट किलिंग घूम रही थी, इसलिए वह भी उसी अंदाज में उस माफिया डॉन को मारना चाहता था। वह माफिया डॉन के साथ गाड़ी में बैठकर उसके घर चला जाता है, जबकि आर्थर ने पहले ही उसे ऐसा करने से मना किया था। और जैसे ही स्टीव इस आदमी के साथ बेडरूम में जाता है, तब पीछे से स्टीव इस आदमी पर हमला कर देता है, लेकिन यह माफिया डॉन स्टीव को उठाकर जमीन पर पटकता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। स्टीव के हमलों का माफिया डॉन पर कोई असर नहीं होता और स्टीव माफिया डॉन की ताकत के सामने कमजोर पड़ जाता है, लेकिन आखिर में स्टीव चालाकी से एक नुकीली चीज उठाकर उस पर वार करता है, जिससे माफिया डॉन कमजोर हो जाता है और स्टीव लगातार उस पर हमले करके उसे मार देता है। माफिया डॉन को मारने के बाद स्टीव सीधा आर्थर के घर पर आता है। यहाँ आर्थर उसकी लापरवाही पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है, लेकिन इतने ताकतवर माफिया डॉन को हराने के बाद वह स्टीव की काबिलियत से इम्प्रेस भी हो जाता है। अगले दिन आर्थर के पास उसके बॉस डीन का फोन आता है और वह आर्थर से कहता है कि तुमने जिस लड़के से इस काम को करवाया है, क्या उसको पता है कि तुम ही उसके पिता के असली कातिल हो? यह सुनकर आर्थर समझ जाता है कि डीन उस पर नजर रख रहा है और उसे पता है कि मैंने यह काम स्टीव से करवाया है। जिसके बाद डीन आर्थर को एक नया मिशन देता है और कहता है कि यह काम पूरा होते ही उन्हें ढेर सारे पैसे मिलेंगे, और यह कहने के बाद डीन कॉल काट देता है। फोटो देखकर दोनों पता लगाते हैं कि उनका अगला निशाना एक ऐसा पादरी है जो धर्म के नाम पर लोगों को ठग कर पैसा कमा रहा है। अब ये सब पता चलने के बाद ये दोनों उस पादरी को मारने की तैयारी में लग जाते हैं और ये दोनों प्लान बनाते हैं कि वे उसके घर में घुसकर पहले उसे बेहोश करेंगे और फिर जहरीला इंजेक्शन देकर इसे मार देंगे। योजना के अनुसार दोनों रस्सियों की मदद से उसके अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। इसके बाद ये दोनों वेंटिलेशन के रास्ते से आगे बढ़ते हुए पादरी के कमरे के पास पहुंच जाते हैं, जहां ये दोनों एक वायरलेस कैमरे से छुपकर पादरी के पूरे कमरे की फुटेज देखने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि जो पादरी लोगों को नशे से दूर रहने की सीख देता है, वो खुद एक बहुत बड़ा नशेड़ी है। यह देखकर उनका जहरीले इंजेक्शन वाला प्लान बेकार हो जाता है, क्योंकि पादरी बहुत ज्यादा नशा करता है और उस पर यह जहरीली दवाई असर नहीं करेगी। अब यहाँ स्टीव आर्थर से वापस लौटने की बात करता है, लेकिन तभी आर्थर के दिमाग में एक नया आइडिया आता है और अब जैसे ही गार्ड कमरे से बाहर जाते हैं, ये दोनों जल्दी से सामने का शीशा हटाकर कमरे में घुस जाते हैं और इस दौरान वह पादरी इन दोनों को देख रहा होता है, लेकिन पादरी नशे में इतना डूबा होता है कि वह अपनी बॉडी को हिला तक नहीं पाता और आर्थर और स्टीव मौका देखकर उसका गला घोंटकर उसे मार देते हैं। बाहर खड़े गार्ड्स को अंदर क्या हुआ है इसकी भनक तक नहीं लगती। अब पादरी को मारने के बाद यह दोनों जल्दी से सामने का शीशा हटाकर दोनों उसके पीछे छिप जाते हैं और कुछ देर बाद एक गार्ड कमरे में आता है और देखता है कि पादरी ड्रग्स की ओवरडोज लेने की वजह से मारा जा चुका है और तभी स्टीव से गलती से एक स्क्रू नीचे गिर जाता है, जिसकी आवाज सुनकर गार्ड समझ जाते हैं कि शीशे के पीछे कोई है और फिर यहाँ गार्ड दीवार पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। जवाब में आर्थर और स्टीव भी गोलियां चलाते हैं और कई गार्ड्स को मार गिराते हैं, जिसके बाद यह दोनों बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं और फाइट करते हुए एक एक करके सभी गार्ड्स को मार डालते हैं। फिर यह दोनों जल्दी से एक बस स्टेशन पर पहुंचते हैं। बस स्टॉप पर बस का इंतजार करते हुए आर्थर की नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ती है जिसे देखकर आर्थर सोच में पड़ जाता है और तभी आर्थर को याद आता है कि ये वही आदमी है जो साउथ अफ्रीका में एक मिशन के दौरान अपने 5 साथियों के साथ मारा गया था। उसे जिंदा देखकर आर्थर हैरान रह जाता है और चुपचाप उसका पीछा करने लगता है। अब जैसे ही वो आदमी एक बस में बैठता है,
तब वहाँ आर्थर भी पहुंच जाता है और आर्थर उस आदमी से पूछता है कि तुम तो मर चुके थे, लेकिन तुम अभी भी जिंदा कैसे हो। तब वह बताता है कि यह सब डीन की साजिश थी। डीन ने उसे अपने चारों साथियों को मारकर अपनी ही मौत का नाटक करने के लिए पैसे दिए थे और डीन ने ऐसा इसलिए मुझसे करवाया ताकि वह इन 5 लोगों के मर्डर के इल्जाम में हेनरी को फंसा सके। उसने एक झूठी खबर फैलाकर तुमसे हेनरी को मरवाया और हेनरी के मरने के बाद डीन पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर कब्जा करके खुद बॉस बन बैठा है। ये सच बताने के बाद वह आदमी अचानक आर्थर पर हमला कर देता है, लेकिन आर्थर पहले से तैयार था और यहाँ इन दोनों के बीच एक दमदार फाइट होने लगती है और आखिर में आर्थर उसे बस की खिड़की से बाहर फेंक देता है, जहाँ एक कार उसे कुचल देती है और फिर वहाँ से आर्थर निकल जाता है। इसके बाद आर्थर नदी किनारे पहुँचता है, लेकिन वहाँ का सन्नाटा देखकर उसे शक हो जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और तभी वहाँ पर एक ब्लैक कलर की गाड़ी आती है जिसमें से कुछ लोग आर्थर को मारने के लिए बाहर निकलते हैं। दरअसल डीन को पता चल चुका था कि आर्थर उसकी पूरी सच्चाई जान चुका है और उसके एक आदमी को भी मार चुका है, इसलिए अब डीन आर्थर को मारना चाहता है। लेकिन आर्थर दुश्मनों को देखते ही नदी के पानी में छिप जाता है और डीन के लोग आर्थर को ढूंढने लगते हैं। मौका मिलते ही आर्थर एक एक करके सभी दुश्मनों को खत्म कर देता है। इसके बाद वह बोट में बैठकर यहाँ से निकलने लगता है और तभी आर्थर को स्टीव का फोन आता है। कॉल पर बात करते हुए आर्थर को कुछ गड़बड़ नजर आता है। वो समझ जाता है कि स्टीव दुश्मनों से घिर चुका है। आर्थर स्टीव को बताता है कि तुम जिस सोफे पर बैठे हो उस सोफे के राइट साइड के कोने में एक बंदूक पड़ी हुई है। अब स्टीव जल्दी से उस बंदूक को निकालता है और वह पर मौजूद सभी लोगों को मार गिराता है। कुछ देर बाद आर्थर भी वहां पहुंच जाता है और स्टीव को बताता है कि ये सब डीन के लोग थे जो तुम्हें यहाँ मारने के लिए आए थे, इसीलिए अब हम डीन को मारने जा रहे हैं। तुम जल्दी से शेल्टर रूम में जाकर बंदूकें तैयार करो। और अब स्टीव यहाँ सभी हथियारों को इकट्ठा करने लगता है। तभी स्टीव को वो बंदूक मिलती है जो उसके पिता की थी। उस बंदूक को देखने के बाद स्टीव समझ जाता है कि आर्थर ने ही मेरे पिता को मारा है और अब स्टीव उस बंदूक को अपने पास रख लेता है। इसके बाद स्टीव सभी बंदूकों को गाड़ी में रखकर आर्थर के साथ गाड़ी में बैठ जाता है और अब यह दोनों डीन को मारने के लिए निकल जाते हैं। तब बीच रास्ते में स्टीव आर्थर से पूछता है, क्या तुमने कभी अपने किसी करीबी को मारा है? जिस पर आर्थर हाँ में जवाब देता है और कहता है कि उस समय मुझे कोई पछतावा नहीं हुआ, लेकिन बाद में अपनी गलती का एहसास जरूर हुआ। ये सुनकर स्टीव की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अब कुछ देर बाद ये दोनों डीन के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं, जहां ये दोनों प्लान बनाते हैं कि सबसे पहले डीन को बिल्डिंग से बाहर निकालेंगे और उसके बाद हम उसे मारेंगे। जिसके बाद ये दोनों अपने काम पर लग जाते हैं और यहाँ आर्थर बड़ी चालाकी से डीन की बिल्डिंग का अलार्म एक्टिव करवा देता है। इधर खतरा महसूस होने पर डीन अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकलने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि बाहर आर्थर ने पहले ही उसके लिए जाल बिछाया हुआ है। और तभी स्टीव बस से सिक्योरिटी की गाड़ी को टक्कर मारकर उसमें जोरदार धमाका कर देता है, जबकि आर्थर फायरिंग कर एक एक करके सभी गार्ड्स को ढेर कर देता है और अब डीन के पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। इसके बाद आर्थर क्रेन से उसकी गाड़ी उठाकर जमीन पर पटक देता है, जिससे डीन बुरी तरह घायल हो जाता है और अब घायल डीन जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, स्टीव और आर्थर उस पर गोलियों की बौछार करके उसे मौत के घाट उतार देते हैं। अब डीन के मरने के बाद यह दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से निकल पड़ते हैं। रास्ते में लौटते समय आर्थर नोटिस करता है कि स्टीव का व्यवहार पहले से काफी बदला हुआ लग रहा है। इसी दौरान स्टीव जब पीछे से पानी की बोतल उठा रहा होता है, तभी आर्थर की नजर स्टीव के जैकेट में लगी उस बंदूक पर पड़ती है जिससे उसने हेनरी को मारा था। बंदूक देखते ही आर्थर समझ जाता है कि स्टीव को पूरी सच्चाई पता चल चुकी है। आर्थर जानता था कि स्टीव अपने पिता के कातिल को कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वह खुद यह बात कई बार कह चुका था। फिर भी आर्थर उससे कुछ नहीं कहता और चुपचाप स्टीव पर नजर रखने लगता है। अब कुछ दूर आगे जाने के बाद स्टीव आर्थर से कहता है कि हमें गाड़ी में पेट्रोल डलवा देना चाहिए। तब आर्थर स्टीव की बात मानकर गाड़ी को पेट्रोल पंप पर रोक देता है। अब यहाँ स्टीव गाड़ी से बाहर निकलता है और उसमें पेट्रोल भरने लगता है। तभी स्टीव चुपके से काफी सारा पेट्रोल गाड़ी के नीचे गिरा देता है। इसके बाद स्टीव आर्थर से कहता है कि मैं सामने की दुकान से सिगरेट खरीदने जा रहा हूँ। तब आर्थर उसे कहता है कि ठीक है, तुम जा सकते हो, और फिर स्टीव आर्थर की गाड़ी से दूर जाने लगता है। इस दौरान आर्थर अपनी गाड़ी के साइड मिरर से स्टीव पर नजर रख रहा होता है। अब स्टीव जैसे ही सुरक्षित दूरी पर पहुंचता है तो वह दीवार के पीछे छिपकर गाड़ी के नीचे फैले पेट्रोल पर गोली चला देता है, जिससे आर्थर की गाड़ी में एक जोरदार धमाका होता है और गाड़ी हवा में उड़ जाती है और पूरे पेट्रोल पंप में आग लग जाती है। अब यहाँ स्टीव को यकीन हो जाता है कि आर्थर अब मर चुका है। इसके बाद वह सीधे आर्थर के घर पहुंचता है। वहाँ सबसे पहले स्टीव वही म्यूजिक चला देता है जिसे बजाने से आर्थर ने हमेशा मना किया था।
फिर वह गैराज में जाकर आर्थर की खास गाड़ी स्टार्ट करता है, जबकि आर्थर ने उसे साफ चेतावनी दी थी कि इस गाड़ी को कभी भी मत चलाना। लेकिन स्टीव आर्थर के बनाए हर नियम को तोड़ देता है और उसकी खास गाड़ी चलाने लगता है। तभी उसे सीट पर एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है, अगर तुम यह गाड़ी चला रहे हो तब तुम मरने वाले हो। यह पढ़कर स्टीव जोर से हंसने लगता है, लेकिन अगले ही पल गाड़ी में जोरदार धमाका होता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। वहीं स्टीव ने आर्थर के घर में जिस म्यूजिक सिस्टम को प्ले किया था, जैसे ही उसमें गाना खत्म होता है, तभी उस म्यूजिक सिस्टम में लगे बम की वजह से आर्थर का पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि आर्थर ने यह सारी चीजें पहले से सेटअप कर रखी थी। वहीं हम पेट्रोल पंप का सीन देखते हैं, जहाँ कुछ लोग ब्लास्ट से पहले की सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते हैं और तभी उन लोगों को पता चलता है कि जो गाड़ी ब्लास्ट में उड़ गई थी, उस गाड़ी में से एक आदमी ब्लास्ट से पहले ही निकल चुका था और यह आदमी कोई और नहीं बल्कि आर्थर होता है। यानी कि आर्थर अभी भी जिंदा है। और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।